मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को मानचित्र से पढ़ने वाले हैं। जलवायु ऐसे भी थोड़ा सा ये महसूस करने वाला टॉपिक है क्योंकि जलवायु को हम देख नहीं सकते हैं और ये मानचित्र के थ्रू से पढ़ेंगे ना तो हम लोग क्लियर समझ में आ सकता है और ज्यादा दिन तक याद भी रह सकता है। इसका जो है ना पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं कल के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और ये पूरा वीडियो देखिए, पूरा मानचित्र से ही है, पूरा वीडियो मानचित्र से है। कुछ दूर तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। ये जो वीडियो है ना क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 4 है जिसका नाम है जलवायु। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग कुछ दूर तक हम लोग पढ़े थे। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा और उसको अगर देखने के बाद इसको देखते हैं ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आ गया। आज की क्लास में हम लोग जो है ना जलवायु नियंत्रण को पढ़ने वाले, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक है ना ये सब हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण मतलब क्या होता है? जैसे भारत की जो जलवायु है ना, ये विश्व की जलवायु, उसको नियंत्रित कौन करता है, मतलब जलवायु को प्रभावित कौन करता है, मेनली ये है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु का जो नियंत्रित करने वाली जो है ना 6 प्रमुख कारक है। ऐसा नहीं कि 6 ही कारण है, लेकिन हम लोग का जो बुक है क्लास 9th भूगोल का, उसमें 6 कारक है। इसके अलावा भी कारक है जो जलवायु को नियंत्रित करता है, जलवायु को कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग का जो बुक है ना उसमें 6 कारक दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 6 कारक ही पढ़ रहे, ठीक है। उसमें से देखिए 6 कारक कौन कौन सा है, यही 6 कारक को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जिसमें उसमें पहला क्या है? अक्षांश, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं। दूसरा है ऊंचाई, जिसको तुंगता भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वायु दाब और पवन पवन तंत्र, मतलब प्रेशर एंड विंड सिस्टम। महासागरीय धाराएं और उच्चावच। ये 6 टॉपिक है और 6 को हम लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसका ट्रिक है लैंड और। यल से लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड, एन से नियरेस्ट फ्रॉम द सी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, और वो से हो जाएगा ओशियन करेंट, और आर से हो जाएगा रिलीफ फीचर। ये इसका ट्रिक हो जाएगा लैंड और। इससे आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा 6 कारक है जो जलवायु को नियंत्रित करता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश के बारे में। और देखो अक्षांश के बारे में समझने के लिए यहाँ पे देखो मानचित्र दिया है। सबसे पहले जो है ना अक्षांश समझिए किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो अक्षांश, ये जो है ना यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे जो दिख रहा है डॉट डॉट लाइन से, ये अक्षांश है। हम लोग जानते हैं ये पूरा ग्लोब है ना, इसके बीच में इस तरह से जो है ना ये लाइन, उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और टोटल 180 अक्षांश रेखा है और सभी अक्षांश रेखा के पास जलवायु एक ही जैसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे जो है ना मेनली अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि अगर मान के चलो, ये अगर देखिएगा सूर्य कहाँ से कहाँ तक होता है, सूर्य कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मान के चलो ये पूरा ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा है। और सूर्य जो है ना बस यही तीनों रेखा के बीच में घूमते रहता है। सूर्य बस यही तीनों रेखा के बीच में घूमते रहता है। कौन कौन सा रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये हो गया मकर रेखा, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा। अब यहाँ पे देखिए ये जो विषुवत रेखा है ना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ते रहता है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे खूब ज्यादा गर्मी होगा, खूब ज्यादा तापमान होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ ऊपर में, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे सालों भर गर्मी नहीं होता है, वहां पे हमेशा ठंडा होता है, सालों भर वहां पे ठंडा होता है। तो देखो अगर अक्षांश को हम बदल रहे, ये अगर 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं, ये 90 डिग्री है, तो दोनों अक्षांश के बाद पास देखो जलवायु अलग है कि नहीं है, जलवायु प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, अगर हम इसको निम्न अक्षांश बोलते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 90 है। बोलो छोटा कौन है? 0 की 90, तो 90 है, तो ये निम्न अक्षांश हो गया और ये ऊपर वाला उच्च अक्षांश हो गया। अगर हम आप लोग को बोले निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर अगर हम जाते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर अगर जाते हैं, तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, तिरछा पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है, वहां पे हमेशा ठंडा होता है, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है। मतलब ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होता है। नीचे भी उसी तरह से है कि अगर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। इसके अलावा जीव जंतु पेड़ पौधा ज्यादा विषुवत रेखा के पास होगा या ये नॉर्थ पोल के पास होगा? तो नॉर्थ के पोल के पास जो है ना जीव जंतु भी कम होता है, पेड़ पौधा भी कम होता है। तो तापमान घटने के साथ साथ जीव जंतु तो पेड़ पौधा में भी कमी होती है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है। यहाँ पे देखो ये हम कोशिश किए है ना
कि जो बात हम समझा रहे वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ भी हो, ताकि जो है ना फिगर से आप समझे और ये पूरा नोट करते रहे। नोट पूरा करिएगा ना तो बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अलग अलग अक्षांशों पर सौर ऊर्जा भिन्न होती है। देखिए हम लोग विषुवत रेखा पे अलग सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था और उधर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास अलग सूर्य का प्रकाश था, है कि नहीं। विषुवत रेखा निम्न अक्षांश पर सबसे अधिक सौर सौर ऊर्जा मिलती है, मतलब जो विषुवत रेखा है वहां पे सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है, जबकि ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल उस वहां पे वो जो उच्च अक्षांश बोला जाता है पर सबसे कम। इसलिए निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना ये जलवायु को प्रभावित करता है। अगला है ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई। अब देखो जो है ना भारत में हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलो ऐसा नहीं कि केवल अक्षांशीय रेखा जो है ना जलवायु को प्रभावित करता है या जलवायु को नियंत्रित करता है, इसके अलावा ऊंचाई भी महत्वपूर्ण है। कैसे, जैसे मान के चलो ये है अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा पे एक सेम अक्षांश रेखा पे जलवायु एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे उत्तराखंड है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तीनों एक ही अक्षांश पे है। तीनों एक ही अक्षांश पे है, लेकिन तीनों का जलवायु अलग अलग है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, उसी टाइम कोई व्यक्ति अगर उत्तराखंड में रहता है, तो दोनों का जलवायु में अंतर देखा जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ है, पहाड़ी पे है, पर्वतीय इलाका में है, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ ढका हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पे ठंडा ज्यादा होगा। लेकिन अगर दिल्ली का बात करें तो दिल्ली एक समतल भूमि पे है, एक मैदानी भाग में है और यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। मतलब सेम सीजन में एक ही महीना में दोनों जगह अगर कोई व्यक्ति जाता है तो दिल्ली में उसको गर्मी लगेगा, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में उसको क्या लगेगा, थोड़ा ठंडा सा लगेगा। तो ये जो है ना ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये समझिए। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। सघनता मतलब समझते हैं, वायु जो वायु जैसे वायुमंडल मतलब जो वायु है उसको क्या क्या चीज से बना है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प ये सब है ना, तो वो सब क्या होते जाता है, कम होते जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए मैदानी भाग की तुलना में पहाड़ियों का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे ठंडा ज्यादा लगता है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला जो पॉइंट है ना समुद्र से दूरी। तो जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं ना तो वहां पे जलवायु में भी अंतर होता जाता है। जैसे अगर कोई समुद्र, ये समुद्र है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है, अगर कोई समुद्र के पास रहता है ना तो वहां का जलवायु ज्यादा असम नहीं होता। असम मतलब विषम नहीं होता है, यहाँ पे समकारी जलवायु होता है। समकारी मतलब क्या होता है, दिन में जितना तापमान होता है ना लगभग लगभग रात में भी वही तापमान होता है। लेकिन अगर हम समुद्र से दूर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे दिन में ज्यादा तापमान होता है, लेकिन रात में जो है ना ठंडा ज्यादा लगता है। मतलब तापमान में अधिक अत्यधिक चेंजिंग देखा जाता है। लेकिन जो समुद्र के पास वाला जगह है ना वहां पे जलवायु कुछ और होता है, जबकि दूर जाते हैं ना तो जलवायु कुछ और होता है। तो समुद्र भी जो है ना जलवायु को प्रभावित करता है, ये जलवायु को नियंत्रित करता है, वही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि समुद्र से दूरी, वह क्षेत्र जो समुद्र के नजदीक होते हैं वहां समकारी जलवायु मिलता है, अर्थात दिन और रात, गर्मी और ठंडा, मतलब दिन में जो गर्मी होता है रात में ठंडा होता है, के तापमान में अंतर कम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन में खूब गर्मी और रात में खूब ठंडा, ऐसा नहीं होता है, कम अंतर होता है। परंतु जब समुद्र से दूर जाते हैं और वहां विषम मौसमी जलवायु महसूस करते हैं, जिसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए कि महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल थ्योरी भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे महाद्वीपीय अवस्था क्या होता है कि जब दिन और रात दिन और रात में बहुत ज्यादा अंतर हो तो वैसी अवस्था को महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो जब अर्थात गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ठंडा में बहुत अधिक ठंडी होती है। मतलब जब गर्मी का मौसम आता है ना तो वहां खूब गर्मी होगा, और जब ठंडा का मौसम आएगा ना तो वहां पे खूब ज्यादा ठंडा होगा। तो ये जो दोनों में जो अंतर होता है ना इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था। लेकिन जो समुद्र के किनारे है, जो समुद्र के किनारे जैसे यहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये समुद्र के किनारे है, यहाँ पे महाद्वीपीय अवस्था नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ठंडा के दिन और गर्मी के दिन में तापमान लगभग समान होता है,
ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे महाद्वीपीय अवस्था नहीं देखा जाता है। लेकिन जो समुद्र से दूर का इलाका है वहां पे महाद्वीपीय अवस्था देखा जाता है, क्योंकि देखते हैं अगर मान के चलो, देखिए दिल्ली में तो ठंडा में खूब ठंडा लगेगा, और भाई गर्मी आएगा तो खूब गर्मी लगेगा। तो यहाँ पे जो है ना वहां पे महाद्वीपीय अवस्था देखा जाता है जो समुद्र से दूर होता है। अगला हम लोग चलते हैं वायु दाब तथा पवन तंत्र। तो वायु दाब जो है ना, सबसे पहले वायु दाब समझिए किसको बोलते हैं। वायु दाब मतलब होता है कि वायु हमको कितना दाब रहा है। दाबना मतलब समझते हैं, जैसे मान के चलो कोई बच्चा खड़ा है और उसके माथा पे हाथ रखे और दबा दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, वायु दाब। जैसे मान के चलो कभी देखते हैं कि हवा चलता है, हवा चलता है ना, तो हवा चलता है तो क्या होता है, उससे हवा का प्रेशर फील होता है, उसी प्रेशर को दाब बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है ना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा चमकता है, ये सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा चमकता है। इसके बाद ये मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे देखिए तो पूरा जो है ना हमेशा सूर्य का प्रकाश चमकते रहता है। इधर भी सूर्य होता है ना तो यहाँ पे सीधा सीधी प्रकाश पड़ता ही रहता है, यहाँ पे खूब ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो हवा है ना वो गर्म होके ऊपर उठने लगता है। गर्म होके क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। तो जब गर्म होके यहाँ का हवा ऊपर उठ जाएगा तो बोलो यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि हवा बचेगा ही नहीं, हाँ बचेगा। वहां पे होगा क्या कि जिधर उच्च वायु दाब है, मतलब जहाँ का हवा ठंडा है, वहां से हवा निम्न दाब की ओर आगे, जैसे मान के चलो इधर इधर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यहाँ वाला हवा किधर जाएगा, जिधर हवा ऊपर उठ रहा है वहां पे जाएगा, है कि नहीं। यहाँ वाला हवा किधर आएगा, तो जहां हवा ऊपर उठ रहा है वहां पे हवा ये घुसेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना उच्च वायु दाब से हवा चलती है और किधर चलती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कैसे प्रभावित होता है, यहाँ पे सीधा सीधी लिखा गया है, किसी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन उस क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है, जिसके कारण तापमान और वर्षा के वितरण में प्रभावित होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो, यहाँ पे देखिएगा अगर इस तरह से इधर से हवा चल रहा है और यहाँ पे मान के चलो कोई गर्म वाला जगह है, यहाँ पे खूब ज्यादा जलवाष्प ऊपर उठा रही है, हवा इधर से क्या करेगा, इसको आगे ले जाएगा, और आगे ले जाने के बाद जहाँ पे पर्वत होगा वहां पे टकराया कर वहां पे क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। तो वही बात लिखा गया है कि ये जो है ना ऊंचाई पर निर्भर करती है, जिसके कारण क्या होता है, तापमान और वर्षा के वितरण में प्रभावित करता है। मतलब वर्षा होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, जैसे मान के चलो कोई पर्वत मिला तो वहां पे कम तापमान होगा, इस तरह से यहाँ पे जो है ना प्रभावित करता है। इसके अलावा अगला है महासागरीय जलधारा। अब हम लोग समझते हैं महासागरीय जलधारा किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो महासागर मतलब समुद्र जो होता है ना, वहां पे कुछ जलधारा उत्पन्न होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये समुद्र है और यहाँ से ये जल बहती है ना, तो इसको बोलते हैं जलधारा। और ये समुद्र में बहती है इसलिए समुद्री जलधारा, या महासागर में बहती है इसलिए इसको महासागरीय जलधारा कहा जाता है। देखो यहाँ पे दो जलधारा है, एगो ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट से निकलती है, ये पेरू की जलधारा कहा जाता है जो ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे देखो ब्राजील की जलधारा है जो गर्म जलधारा है। अब मान के चलो यहाँ पे गर्म पानी बह रहा है, तो यहाँ से जो भी हवा चलेगा इधर तट की ओर, वो गर्म हवा चलेगा कि ठंडा हवा चलेगा, गर्म हवा चलेगा। तब बोलो यहाँ का जलवायु कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब वही पानी, ये ठंडा पानी इधर से बह रहा है, तो यहाँ से जब हवा चलेगी तब बोलो यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बोलो जलवायु भी, जो जलवायु को प्रभावित करने वाला ये समुद्री जलधारा होगा कि नहीं होगा, समुद्र की जो जलधारा है ना वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि महासागरीय जलधारा जब महासागर जल जब महासागर की जल गति करती है, महासागरीय जलधारा कहते हैं। अर्थात जब महासागर में जल गति करता है तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। और यह तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे कि जैसे किसी तटीय क्षेत्र में के पास अधिक गर्म जलधारा बहती है, तो हवा की दिशा समुद्र से अगर तट की ओर होता है तो वह क्षेत्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ठंडी जलधारा बहती है तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम लोग अलग समझते हैं। अगला है उच्चावच। उच्चावच मतलब होता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, ये जो है ना जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पे देखो ये हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत है। और हम लोग जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे हमेशा उच्च वायु दाब बना रहता है और यहाँ से हवा निम्न वायु दाब की ओर चलती है। लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वत होने के कारण उत्तरी ध्रुवीय या साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण भारत में बहुत अधिक ठंडी नहीं हो पाती है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये सब ठंडा जो है ना भारत में प्रवेश करता और भारत में शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा हो जाती है कि नहीं। लेकिन ये उच्चावच होने के कारण भारत की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो बोलो उच्चावच प्रभावित करता है कि नहीं करता, करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो है ना
जैसे मान के चलो यहाँ से मानसून इंटर किया है, मानसून इंटर किया तो जहाँ पे पर्वत होगा वहां पे टकरा करके खूब ज्यादा वर्षा होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे ये पर्वत है, यहाँ से टकराया तो यहाँ पे वर्षा हुआ, और ये पर्वत से टकराने के बाद ये जो मानसून जो है ना, ये जो हवा है वो इधर मुड़ गया, क्योंकि इधर हिमालय पर्वत है तो इधर मुड़ गया। तो देखो जब इधर से इधर जाएगा ना तो वर्षा धीरे धीरे घटते जाएगा। क्यों घटते जाएगा? क्योंकि मान के चलो जितना ज्यादा जलवाष्प इसमें है तो जहां पे टकराएगा वहां ज्यादा वर्षा होगा, धीरे धीरे टकराते जाएगा तो वर्षा होते जाएगा। अब यहाँ पे जो हवा जा रहा है ना उसमें जल की मात्रा कम हो गई तो वर्षा कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता है ना तो जल की मात्रा में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। और इस तरह से हम लोग देखिए जल उचावच भी जो है ना क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म हवा को रोकती है। जो ऊंचा पर्वत होता है ठंडी अथवा गर्म हवा को क्या करती है? रोकती है। तथा बादल ऊंचे पर्वत से जब टकराती है तो वर्षा होती है। तथा पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षाकृत सूखे होते हैं, जिसे वृष्टि छाया का क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पे जो है ना, जैसे इधर से जलवायु जा रहा है और यहाँ पे टकराया तो इधर तो खूब वर्षा होगी, लेकिन सब जल इधर ही बरस जाता है। इधर जो जाता है ना वहां पे जल की मात्रा बहुत कम बचती है और यहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है। लगभग यहाँ 95% वर्षा होती है तो यहाँ 5% वर्षा होती है। तो ये जो पवनाभिमुख ढाल है वहां पे वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है। और ये जो है ना उच्चावच प्रभावित करता है कि नहीं करता? जैसे मान के चलो ये पर्वत नहीं होता तो यहाँ पे वर्षा होता नहीं, पर्वत था उच्चावच था इसीलिए यहाँ पे वर्षा हुआ। जिससे कारण यहाँ का जलवायु कुछ और है, यहाँ का जलवायु कुछ और है। यहाँ पे सूखाग्रस्त है, यहाँ पे पूरा पानी पानी है कि नहीं? तो देखो ये उच्चावच जो है ना ये भी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक जो है ना, ये अगला टॉपिक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, ये हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और एक बार हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण वीडियो पूरा चैप्टर का इसी तरह से बना देंगे। छोटा छोटा पार्ट्स में इसी ला रहे हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को जो है ना छोटा वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।